हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोगों का जो आज का डे 5 है लाइव ना लेकर आज रिकॉर्डेड फॉर्म में ले रही हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कर दो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इसके साथ ही आज जैसा कि कल आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम हमें थोड़ा सा लिटरेरी टर्म्स के भी क्वेश्चंस आप लोग करवा दो। तो आप लोग मतलब मैं लोग करवा दो, तो मैं आप लोगों के लिए आज लिटरेरी टर्म के क्वेश्चंस जो है लेकर आई हूँ। अरे मूवमेंट्स के। और कौन से मूवमेंट्स हैं दैट यू विल सी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब तुम ये कहोगे मैम आप तो कभी कहती हो, मगर मैं तो कहूंगी। मैं आके रोज कहा करूंगी ये। ठीक है, इंग्लिश सूत्रा को आप लोग जब तक आप सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाओगे हमारे, हमको भी तो सिल्वर बटन लेना है भाई। हमारे भी इच्छा है कि हम सिल्वर बटन ले। चलो अब ये तो हो गई मुद्दे की बात। अब पढ़ते हैं और काम करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बहुत छोटा है मगर मैं दिखा देती हूँ, देखो। विच मूवमेंट एनकरेज बाइबल ट्रांसलेशन इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो आपको एक एक करके मैं आपको चीजें बताना शुरू करती हूँ। देखो जी, सबसे पहले आप लोगों को जो मुझे बताना है वो ये है, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, रोमांटिसिज्म या मॉडर्निज्म। Which movement encouraged Bible translation into vernacular languages? बाइबल की ट्रांसलेशन को वर्नैकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में कौन से मूवमेंट ने करा था? क्या रेनेसांस ने, रिफॉर्मेशन ने, रोमांटिसिज्म ने या मॉडर्निज्म ने? देखो जी, इसका आंसर है बी। रिफॉर्मेशन आया था 16 सेंचुरी में। 16 सेंचुरी में आया था रिफॉर्मेशन, और इसका एम्फेसिस था ऑन इंडिविजुअल फेथ एंड कॉन्शियस। इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट का मतलब था सुधार। सुधार किस तरीके से? बाइबल को ट्रांसलेट करना लोकल लैंग्वेजेस में, जिससे कि आम लोग भी उसे पढ़ पाए। लिटरेचर बिकेम मोर डिडक्टिक, मॉरल एंड पर्पसफुल। तो इसीलिए, और जो मेन थिंकर्स थे मार्टिन लूथर एंड कैल्विन। ठीक है जी। तो रिफॉर्मेशन जो है 16 सेंचुरी में, इट वाज बेसिकली अ रिफॉर्म मूवमेंट एंड इट put emphasis on the translation of Bible into vernacular languages. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। मैच वाला है, मैच वाला। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, तो मैच विद द मूवमेंट, और इसमें आपको दिखाना है कि कौन सा राइटर किस चीज को है। अब एक दो मिला लो, हो जाएगा सही। शेक्सपियर, रेनेसांस। पोप, नियो क्लासिकल। ए का 3 और बी का 2। ए का 3, बी का 2 आ गया। ए का 3, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिसिज्म है यानी कि सी का 1, और इलियट जो है वो मॉडर्निज्म है यानी कि डी का 4। तो ये वाले जो है यहाँ पर हमारा आ गया आंसर ए। मॉडर्निज्म इज मार्क्ड बाय, मॉडर्निज्म जो मूवमेंट है वो किस चीज से? तो सबसे पहले मॉडर्निज्म 1900 से 1945 के का जो समय है वो मॉडर्न एज कहा जाता है। बेसिकली इसमें जो चीजें होती है, इसमें एक टेक्निक यूज की जाती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये लिटरेचर। इसकी जो थीम होती है एलिनेशन होती है, और फ्रेगमेंटेड स्टोरी लाइन रहती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसमें जो है, इसमें जो दिखाया गया है, इसमें जो इट इज मार्क्ड बाय लॉस ऑफ फेथ। लॉस ऑफ फेथ, इट इज मार्क्ड बाय लॉस ऑफ फेथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एलिनेशन, फ्रेगमेंटेड जो है स्टोरी लाइन रहती है, और इसमें डिसइल्यूजनमेंट भी रहता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और टी.एस. इलियट, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ये सारे जो है वो मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं। और इसकी एक जो मॉडर्निज्म का जो मार्क किया जाता है, अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी होता, एंड मेक इट दैट इज मॉडर्निज्म इज मार्क्ड बाय ऑप्टिमिज्म, सर्टेनिटी, एलिनेशन या पेस्टोरल काम। तो यहाँ पर है एक ये मार्क किया जाता है, मेक इट न्यू। एक इसका एक ये भी आता है, मेक इट न्यू, चलो नया करें। और इसी के साथ यह है एलिनेशन, तो यहां आ गया इसका, दैट इज एलिनेशन। मैच द मूवमेंट विद इट सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया से इसको मैच करते हैं। रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिसिज्म या रोमांटिसिज्म। तो देखो भाई, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिसिज्म। तो सबसे पहले रेनेसांस, अब अगर हम नियो क्लासिसिज्म ले लेते हैं कि रीजन एंड डेकोरम है, तो सी का 3 देख लो कहां पर है। सी का 3 ए में आ रहा है।
तो ये बाकी का भी इसमें हो जाएगा। जैसे ए का जो है वो 2 है, ह्यूमनिज्म एंड क्लासिकल रिव्यू, और बी का होगा आपका 4, इंडिविजुअल फेथ, और रोमांटिसिज्म है इमोशन एंड इमेजिनेशन, इस तरीके से। सो द आंसर इज ए। अब आ गया, देखो अभी जो मैंने बताया था, मेक इट न्यू इज एसोसिएटेड विद, अभी मैंने काफी इस पे बताई भी थी चीज, एंड दैट इज मॉडर्निज्म। मेक इट न्यू किससे? 1900 से 1945, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एलिनेशन, और जो है इसमें फ्रेगमेंटेड सेल्फ, डिसइल्यूजनमेंट, जेम्स जॉय, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. इलियट इसके जो है मेजर राइटर्स हैं। रेनेसांस लिटरेचर इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय, अब अगर हम रेनेसांस की बात करते हैं तो रेनेसांस क्या है? देखो भाई, रेनेसांस की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बात करें तो कोर स्पिरिट है इसकी, कोर स्पिरिट इज ह्यूमनिज्म। ये छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं। कोर स्पिरिट रहेगी इसकी ह्यूमनिज्म। और इसमें क्या था, रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसांस का मतलब होता है, जो कि सबसे पहले जूल्स मिशेलेट के द्वारा यूज किया गया था, दैट हु वाज अ फ्रेंच हिस्टोरियन। रेनेसांस, रीबर्थ, रीबर्थ किसका? ऑफ क्लासिकल लर्निंग, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, यानी कि ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। और इसमें कोर स्पिरिट थी ह्यूमनिज्म की, ह्यूमन बीइंग्स आर द एंड टू इटसेल्फ। और इसमें बेसिकली इस मूवमेंट में जो बताया गया था, इंडिविजुअल पोटेंशियल, लर्निंग, रीजन, बैलेंस के बारे में बताया गया था। तो रेनेसांस लिटरेचर, ह्यूमनिज्म एंड क्लासिकल रिवाइवल, ह्यूमनिज्म एंड क्लासिकल रिवाइवल। मैच द मूवमेंट, मॉडर्निज्म, एक्सप्रेशनिज्म, रोमांटिसिज्म या नियो क्लासिसिज्म। देखो भाई, एक एक करके मैं आपको चीजें बताती चलती हूँ। जैसे अभी इसमें मैंने आपको मॉडर्निज्म के बारे में बताया, और मैंने आपको जो बताया रेनेसांस के बारे में, रिफॉर्मेशन। तो अब एक और टर्म ले लेती हूँ, एक्सप्रेशनिज्म ले लेती हूँ। एक्सप्रेशनिज्म के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं दैट ओरिजिनेटेड इन जर्मनी। ये एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये और कोई नहीं बताता होगा। अब मतलब मुझे लगता है, मैं अपने आप को इस समय यहाँ पे थोड़ा सा जो है एस में कर रही हूँ। ओरिजिनेटेड इन जर्मनी, ये जो मूवमेंट है, ये इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी बताता है। जो आपने हैरी एप भी पढ़ा है, इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी बताता है। एक्सटर्नल रियलिटी से ज्यादा इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी को बताता है। और साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन, बेसिकली साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी है। तो एक्सप्रेशनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहां से लेते हैं, मॉडर्निज्म को लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने मॉडर्निज्म, अगर आपको कीवर्ड्स पता है ना, तो आप आराम से चीजों को कर लोगे। अब आपको कीवर्ड्स अगर पता है, तो कीवर्ड्स के बारे में मैं यहां से ये कहूं तो मॉडर्निज्म क्या बताता है? फ्रेगमेंटेशन एंड एलिनेशन। जिसको एक्सप्रेशनिज्म और मॉडर्निज्म में अंतर नहीं पता तो वो कंफ्यूज हो सकता है। एक्सप्रेशनिज्म क्या करेगा? ये इनर साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन। रोमांटिसिज्म क्या बताता है? नेचर। और नियो क्लासिसिज्म ऑर्डर एंड क्लासिकल रूल्स। तो ये मॉडर्निज्म क्या है? ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, और डी का जो है वो 3 है। तो ये है हमारा, इसका आंसर है ए। द आंसर इज ए। अब बात करते हैं रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म, अब एक एक करके मूवमेंट है ना, तो बताना जरूरी हो जाता है। रोमांटिसिज्म किस चीज के अगेंस्ट है? 1798 से 1837 का समय रोमांटिक मूवमेंट कहलाता है। दिस वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट न्यू क्लासिकल रिजिडिटी फॉर रूल्स। इट सेलिब्रेट्स इमोशंस, इमेजिनेशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिटी। पोइट्री was seen as spontaneous. कॉमन मैन और रस्टिक लाइफ पर इसमें फोकस किया गया था। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शेले, ये सब इसके मेन राइटर्स हैं।
और अगर हम बात करें तो रोमांटिसिज्म को फिर मैं यहाँ पर एक बार इसको बता देती हूँ। 1798 से 1837 किसके साथ इसका वो तो मैनिफेस्टो जो है इसका लिरिकल बैलेड्स के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो है ये आया था, इट वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ द नियोक्लासिकल एज, द रिजिडिटी ऑफ रूल्स। तो ये जो है आया था, ये इसका आंसर है दैट इज बी, नियोक्लासिकल रेस्ट्रेंट्स, दैट इज बी, नियोक्लासिकल रेस्ट्रेंट्स। Expressionism emerged mainly in, expressionism emerged mainly in, अभी मैंने बताया भी था आपको कि एक्सप्रेशनिज्म जो है वो कहाँ एमर्ज हुआ है। तो एक्सप्रेशनिज्म एमर्ज मेनली इन, और आपको पता तो है ही अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो। बोलते बोलते मुंह दुख जाता है मेरा, आपको पता है। लगातार 4 क्लासेस लेती हूँ मैं। Yes, expressionism emerged in Germany, early 20th century. It emerged in Germany. Match the text. The Wasteland, Lyrical Ballads, Essay on Man, Orientalism. वेस्टलैंड मॉडर्न एज का, लिरिकल बैलेड्स रोमांटिक एज का, एसे ऑन मैन नियोक्लासिकल एज का, और ओरिएंटलिज्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म। एडवर्ड सेड के द्वारा दिया हुआ, कॉइन करा हुआ एडवर्ड सेड के द्वारा दिया हुआ वर्ड है, दैट इज ओरिएंटलिज्म। तो वेस्टलैंड जो है वो आपका क्या है, मॉडर्न एज टी.एस. इलियट, लिरिकल बैलेड्स रोमांटिसिज्म, एसे ऑन मैन नियोक्लासिकल एज, ये है आपका पोप का वर्क, ओरिएंटलिज्म पोस्ट एडवर्ड सेड। तो ए का 4, बी का 2, सी का, ये भी इसका भी आंसर है ए। मैच द फॉलोइंग वाले हमारे ए ही हो गए हैं। नियोक्लासिसिज्म एम्फेसाइज, नियोक्लासिसिज्म एम्फेसाइज करता है इमोशन ओवर रीजन, रीजन ऑर्डर एंड डिकोरम, नेचर मिस्टिसिज्म या फ्रेगमेंटेशन। नियोक्लासिसिज्म आपका किस बात पे एम्फेसाइज करता है, नियोक्लासिसिज्म एम्फेसाइज करता है। अरे भाई नियोक्लासिकल एज के कौन कौन राइटर थे, नियोक्लासिकल एज के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं बताया, 1660 से 1798। बेसिकली इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट रेनेसांस फ्रिवलिटी। और ये जो है दे वैल्यूड ऑर्डर, नियोक्लासिकल, नई क्लासिकल या से स्यूडो क्लासिकल एज भी कहते हैं। नियो क्लासिकल एज को ही हम जो कहते हैं, दिस एज इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो क्लासिकल, स्यूडो क्लासिकल एज यानी कि नकली। ये जो राइटर्स थे इनका एक एम था, ये लोग किसको फॉलो करते थे, ग्रीक जो जो क्लासिकल राइटर्स थे, दे यूज टू फॉलो क्लासिकल राइटर्स। तो क्लासिकल मॉडल्स, और उसमें भी क्लासिकल मॉडल्स में किसको फॉलो करते थे, दे यूज टू फॉलो क्लासिकल मॉडल्स। कौन, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को फॉलो करते थे, हॉरेस को फॉलो करते थे। और वैसे भी इस एज में जो है ना वो ये दिस वाज द एज ऑफ रीजन, प्रोज एंड रीजन। तो स्यूडो क्लासिकल थी, दे वांटेड टू ब्रिंग दैट ग्रैंडियर ऑफ द क्लासिकल एज, एरिस्टोटल और हॉरेस का। मगर बात क्या था, इनकी खूबी क्या थी कि जो इनका कंटेंट वाज ट्रिवियल, फॉर्म वाज ग्रैंड। कंटेंट ट्रिवियल होता था, फॉर्म ग्रैंड होती थी। तो इसमें इनका जो है फॉर्म ग्रैंड, मतलब इनका बेसिकली क्या था कि वट एवर बी योर सब्जेक्ट, वो लिखा बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। दे वैल्यूड रीजन, ऑर्डर एंड डिकोरम।
और ये रेनेसांस के जो है उसमें आया था, मतलब रेनेसांस का इसने विरोध किया था, और इसके विरोध में आया था रोमांटिक एज। अलेक्जेंडर पोप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव राइटर है, पोएट हैं नियो क्लासिकल एज के। रेनेसांस, अब देखो ये जो इस तरीके के आते हैं ना, इसमें अगर आपको चीजें पता हैं तो बहुत आराम से आप कर लोगे। भाई मैंने तो जो ऑप्शंस हैं ऑब्वियस दे रखे हैं। अब रेनेसा आपको पता होना चाहिए कि अभी जैसे मैं साथ साथ बोल रही थी कौन सा किस में आया है। तो जो रेनेसा आया वो कौन सी सेंचुरी में आया, नियो क्लासिसिज्म कब आया, रोमांटिसिज्म कब आया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो रेनेसांस कब आया, 16 सेंचुरी। भाई देखो अर्ली 16 सेंचुरी हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हेनरी सेवेंथ के साथ, हेनरी सेवेंथ के गद्दी पे आने के साथ ही इंग्लैंड में आ गया था। वो बात अलग है कि जो है फुल फ्लरिश बाद में हुआ था। और उसके बाद आपका नियो क्लासिसिज्म आया था 18 सेंचुरी। रोमांटिसिज्म 1798 से स्टार्ट हुआ है, तो लेट 18 सेंचुरी। तो आप देखो सी का 3 और ए का 2, बी का और नियो क्लासिसिज्म आ गया आपका, दैट इज नियो क्लासिसिज्म आ गया आपका 18 सेंचुरी, और मॉडर्निज्म आ गया लेट 19, है ना, मैंने आपको बताया भी था 1945 1900 1945 वाला जो है मॉडर्निज्म। तो ये आ गया आपका A2 B4 C3 D1। अब बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। आज मैं अगर आपको ये थोड़े बहुत क्वेश्चन करा रही हूं, एक्चुअली करवा इसलिए रही हूं क्योंकि आज मेरी हिम्मत लाइव लेने की हो नहीं रही थी। लाइव में टाइम बहुत मुझे अच्छा बहुत लगता है, लेकिन लाइव का क्या है कि ना फिर मैं कोई चीज़ कर नहीं पाती हूँ। तो वो आपको 11, देखो मुझे 11 बज जाते हैं चीज़ें करते करते। मैंने कहा छोटा सा सेशन जो है आप लोगों का ये लेके, चाहे इसके आगे के क्वेश्चन मैं वहीं से कंटिन्यू करवा दूँ, लेकिन फिलहाल मेरा ये है कि मैं हाँ कंटिन्यूटी ना तोड़ूँ। और एक दूसरी ये भी बात है ना, आज मेरा फास्ट है तो मैंने खाना खाया नहीं है। अब आप लोगों की क्लास यहाँ पे जो करने के बाद फिर खाना खाऊंगी। अब अगर लाइव लेके चली जाती तो फिर मैं खाना नहीं खा पाती। मैंने खाना खा लूँ भाई, जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत खाना खा लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है, कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है कि जिन नेशंस पे जो वाइट कंट्री ने या ब्रिटेन का शासन था वो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी। तो फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड नेशंस का जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर ऑफ फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड नेशंस इज नोन एज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ये किस चीज में डील करता है, डील करता है ये आइडेंटिटी एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट में। हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, ये टर्म इनके लिए यूज किए जाते हैं। और एडवर्ड सेड, डेरेक वेलकट, चिनुआ एशबे, ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं। इनके लिए जो हम टर्म है हाइब्रिडिटी है, रेजिस्टेंस है, मिमिक्री है, ये वर्ड्स इनके लिए यूज किए जाते हैं। वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोएट्री एज, वर्ड्सवर्थ जब उन्होंने लिखना शुरू करा था तो उन्होंने कहा था कि माय अर्लियर वर्सेस वर टेम इमिटेशंस ऑफ पोप। वर्ड्सवर्थ ने जब अपने करियर की शुरुआत करी थी तो वो कहीं ना कहीं पोप को जो है वो इमिटेट करते थे, बट धीरे धीरे उन्हें चीज़ समझ में, अब पोप किस चीज़ के मास्टर थे, हीरोइक कपलेट के। लेकिन दो लाइंस में पूरी बात कहना इट इज़ टू डिफिकल्ट। और आप जब किसी को इमिटेट करते हैं ना तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। तो वही वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि भाई इमिटेट करने से बेटर है कि उन्होंने अब जब अपना उन्होंने एक रिवोल्ट करा और किसी मतलब लैंग्वेज में कोई जैसे कहना चाहिए कि कोई डिसिप्लिन है उसको मानने से मना करा, तो उसके बाद उन्होंने कहा ना कि जो है कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ मेन। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मेन, यानी कि आम बोलचाल की भाषा। तो उन्होंने फिर तो क्या करा था, रिवोल्ट आया था फिर। तो ये रिवोल्ट था और ये एक रेवोल्यूशन वो लेकर आए थे, चाहे भले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे। तो वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री कहा स्पॉन्टेनियस, कि वो सोच समझ के नहीं लिखी जाती, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स।
मैच द कॉन्सेप्ट, ह्यूमनिज्म, डेकोरम, इमेजिनेशन, एलिनेशन। अब आप ना पहले ऑप्शन को ये देखो, ह्यूमनिज्म किसका है आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड पकड़ो, ह्यूमनिज्म, रेनेसांस, डेकोरम, नियो क्लासिक। देखो ऐसे ऑब्वियस ऑप्शन ना मिले लेकिन कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो ह्यूमनिज्म किसका है, रेनेसांस का। डेकोरम किसका है, नियो क्लासिसिज्म का। इमेजिनेशन रोमांटिसिज्म का। और एलिनेशन किसका है, दैट इज मॉडर्निज्म का। तो ए का 3 है, बी का 2 है और ये आपका आंसर इसका ए है। Which writer represents English Renaissance drama? Ben Jonson, शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन या टी.एस. इलियट? रेनेसांस ड्रामा को कौन जो है रिप्रेजेंट करता है? बेन जॉनसन को जेकोबियन राइटर कहा जाता है, शेक्सपियर एलिजाबेथन राइटर कहलाते हैं, जॉन ड्राइडन ऑल फॉर लव लिखा है जिन्होंने, और बेसिकली वो मतलब रेनेसांस राइटर नहीं है। तो बताइए क्या होना चाहिए? और टी.एस. इलियट तो मॉडर्न एज के। बेन जॉनसन मैंने आपको बताया ना, इज नोन एज जेकोबियन। रेनेसांस पार्ट को ना हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रिपरेशन, यूथ कहते हैं जिसे, फिर एलिजाबेथन जो टाइम था जिसमें मैनहुड कहते हैं, फिर उसके बाद था जो उसका मैच्योर जो है वो था मतलब अडल्ट एज जो थी वो जेकोबियन एज कहलाती है, और उसके बाद जो है वो ओल्ड एज कहलाती है, कैरोलिन एज। अब इसमें पूछा बेस्ट रिप्रेजेंट्स इंग्लिश रेनेसांस, तो विलियम शेक्सपियर जो हैं वो बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। वो यूनिवर्सिटी विट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और वो जो है, और ये जितने भी जो एलिजाबेथन राइटर्स थे ना, ये रोमन राइटर्स को फॉलो करते थे। मॉडर्निस्ट राइटर्स ऑफन यूज बैलेट फॉर्म, यानी कि कहानी कहते हैं वो जो बैलेट संजय होता है ना, ABCB वाला, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेड जो डायलॉग्स चलते हैं, एपिक सिमिलीज या एलिगरी। अभी मैंने आपको बताया था दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट, एडवर्ड सेड, वर्ड्सवर्थ, सारे नाम आप लोगों के सुने हुए हैं। तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो किसके हैं, दैट इज विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन एज के। टी.एस. इलियट है किसके, टी.एस. इलियट है आपके दैट इज मॉडर्निज्म। एडवर्ड सेड है आपके पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जिन्होंने ओरिएंटलिज्म दिया है, और वर्ड्सवर्थ रोमांटिसिज्म। तो ए का 4 और ये हो गया आपका। यहां पर देखते ही आपको चीजें अगर पता चल रही हैं तो बहुत बढ़िया है फिर तो। हाँ जी, अब ये देखिए, रिफॉर्मेशन लिटरेचर एम्फेसाइज पॉलीथीज्म, पर्सनल फेथ, पैगन रिचुअल या एपिक ट्रेडिशन। पहले इस बात को समझिए फिर जवाब दीजिएगा। रिफॉर्मेशन लिटरेचर एम्फेसाइज, रिफॉर्मेशन का मतलब क्या था, सुधार। इसने बाइबल को अपने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए, रिफॉर्मेशन करने मूवमेंट की वजह से ये चीज हुई थी। तो उनका ये था कि कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए, पर्सनल फेथ होना चाहिए। सो द आंसर इज बी, पर्सनल फेथ। मैच द मूवमेंट विद द की कंसर्न, वही मैंने कहा ना, कीवर्ड्स पकड़ने हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, रोमांटिसिज्म, रिफॉर्मेशन या रेनेसांस। चारों एक साथ ही लिखे हुए हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल आइडेंटिटी, ये उनका लिटरेचर होता है। दोज ये लिटरेचर ऑफ द नेशंस दैट वर फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड। रोमांटिसिज्म, imagination, individual emotion. Reformation, church authority was questioned and Bible was it urged to translate Bible into vernacular language. And Renaissance, revival of classical learning. A1, B2, C3, D4. तो यहाँ था हेयर आई रेस्ट। इससे आगे के क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगी। ये लिटरेरी टर्म्स पे क्वेश्चन थे। मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े होते हैं, मगर वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। तो बस इसी के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ।
और मिलती हूँ आपसे कल।